पहला ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें 22.1 ये प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के अंदर गिवन है। इसमें देखिए PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU स्टैंड्स फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल कीटोन यूरिया PKU आमतौर पर इसको कहा जाता है। ये बेसिकली एक हेरिडिटरी डिजीज है और इस हेरिडिटरी डिजीज में फिनाइल कीटोन्स उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो बॉडी के अंदर फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। सिमिलरली एल्बिनिज्म, दिस इज अनदर रिसेसिव डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारे स्किन सेल्स पिगमेंट प्रोड्यूस करना छोड़ देते हैं। पिगमेंट का प्रोड्यूस होना कम या ज़्यादा ये नॉर्मलनेस कहलाता है और जबकि पिगमेंट बिल्कुल प्रोड्यूस ना होना उसे एल्बिनिज्म कहा जाता है। और जो लोग बिल्कुल पिगमेंट पजेस नहीं करते अपने स्किन के अंदर उनको एल्बिनो कहा जाता है। तो PKU एंड एल्बिनिज्म आर टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल का मतलब है कि इनके जीन्स ऑटोसोम पर मौजूद हैं। असल में अभी आपको ये जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस एक्सप्लेन की है ना, ये दरअसल ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है। यानी मेंडल ने एक्चुअली उन्हीं ट्रेड्स को स्टडी किया था जो कि ऑटोसोम पर मौजूद हैं। इत्तेफाक से मेंडल को पता नहीं था कि भाई ऑटोसोम क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लेकिन उसने जितने भी पी प्लांट के अंदर ट्रेड्स स्टडी किए वो दरअसल ऑटोसोम्स के ऊपर उनके जीन्स पाए जाते थे। तो इस तरह से जो मेंडल ने प्रिंसिपल्स वर्कआउट किए वो ऑटोसोमल ट्रेड्स के प्रिंसिपल्स हैं। जो सेक्स लिंक ट्रेड्स होंगे जिनके जीन्स एक्स या वाई पर मौजूद हैं उनकी इनहेरिटेंस डिफरेंट पैटर्न पर होती है, वो एग्जैक्ट मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। वो हम आगे चलकर अभी सेक्स लिंक ट्रेड्स के मुतालिक पढ़ेंगे, सही है, तो फिर आपको उनका भी मोड ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो ऑटोसोमल ट्रेड्स की होंगी। तो ये कहते हैं कि PKU एंड एल्बिनिज्म आर टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स अनलिंक्ड। अनलिंक्ड से यहां पर मुराद यह है कि इन दोनों ट्रेड्स के जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर नहीं हैं। यहां पर यह पॉइंट आउट करने का मकसद यह था कि इस जगह पर आप कहीं ऐसा ना हो कि आप ये डाउट में रहें कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लिमिटेशंस में ये बताया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लिंक्ड जीन्स होते हैं ना उनमें अमूमन नहीं होती। लिंक्ड जीन्स के दरमियान इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसी सूरत मुमकिन है जब उसके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगा। और मैंने कहा था कि ये जो टॉपिक है ये हम आगे चलकर डिटेल से पढ़ेंगे कि लिंक्ड जीन्स के ऊपर क्रॉसिंग ओवर का क्या इफेक्ट होता है और उससे फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे मुमकिन होती है। तो यहां पर आपको पहले ही आगाह कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि ये अनलिंक्ड हैं। ये इन दोनों ट्रेड्स के जीन्स ऑटोसोम्स पर मौजूद हैं लेकिन सेम ऑटोसोम पर मौजूद नहीं है। तो अब ये आपको बुनियादी इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड कर दी गई है इन दोनों डिसऑर्डर्स की। बिल्कुल इसी तरह से देखो, ये अगर इसके अलावा कोई और डिसऑर्डर्स या कोई और ट्रेड्स के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उन ट्रेड्स को ब्रीफली पहले क्वेश्चन के अंदर ही डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया जाएगा कि ये फला तर्ज के ट्रेड्स हैं। तो ये चूंकि रिसेसिव ट्रेड्स हैं, ये बात काबिल गौर है, इसको माइंड में रखिएगा। बोथ ऑफ देम आर रिसेसिव ट्रेड्स। तो इनकी जो नॉर्मलनेस होगी, ये दोनों चूंकि डिजीजेज हैं तो इनकी जो नॉर्मलनेस होगी वो डोमिनेंट नेचर की होगी। नॉर्मलनेस विल बी डोमिनेंट इन नेचर। तो अब ये आगे क्वेश्चन में कहता है कि इफ कपल, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, ईच ऑफ देम हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेड्स। देखो ये PKU और एल्बिनिज्म दोनों है रिसेसिव, लेकिन जो रिसेसिव ट्रेड होता है वो तो हमेशा होमोजाइगस स्टेट में होता है ना, होमोजाइगस स्टेट में। तो यहां पर इस बात से क्या मतलब है कि इफ द कपल ईच ऑफ देम हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स, तो हेट्रोजाइगस होने का मतलब है कि उसके अंदर क्या ये वाला ट्रेड मौजूद होगा इन दोनों में, हस्बैंड एंड वाइफ में। आपको क्या समझ आ रही है यहां पर? क्या उन दोनों में ये ट्रेड मौजूद होगा? नो, वो दोनों नॉर्मल होंगे, ठीक है, लेकिन उस ट्रेड का जीन जरूर मौजूद होगा क्योंकि यहां पर जो नॉर्मलनेस है वो डोमिनेंट है ना। तो इस वजह से इन दोनों के अंदर जीन प्रेजेंट है इन डिजीजेस का, लेकिन वो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा, जीन एक्सप्रेस करेगा नॉर्मलनेस का। तो ये हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड से यहां पर ये मतलब है।
आप यहां पर कहीं परेशान मत हो जाइएगा इस स्टेटमेंट से कि भाई ये तो रिसेसिव ट्रेड्स हैं और रिसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस करता है, तो फिर ये हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड से क्या मुराद है? तो बोथ ट्रेड से मुराद यहां पर ये है कि भाई ये पीकेयू और इसकी जो दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म है नॉर्मलनेस, एल्बिनिज्म, और इसकी दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म है नॉर्मलनेस। तो इन ट्रेड्स के हवाले से ये दोनों अशखास यानी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर हेट्रोजाइगस। अच्छा, प्रोड्यूस अ चाइल्ड, इनके यहाँ एक बेबी पैदा हो चुका है। व्हाट इज द चांस ऑफ देयर हैविंग अ चाइल्ड विद, अच्छा अभी ये प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, अभी पैदा नहीं हुआ, इसने सिर्फ ये कहा है कि उनकी जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है, अब वो एक चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो बताइए कि चांस क्या है कि उनके यहाँ चाइल्ड पैदा हो विद पीकेयू, एक बात पूछी गई है। दूसरी बात पूछी गई है एल्बिनिज्म के साथ, और तीसरी बात पूछी गई है कि दोनों ट्रेड्स मौजूद हों। तीन बातों को वर्कआउट करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको पहले यहां पे बताता हूं कि अगर ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जाहिर है उसमें कोई तीन बातें नहीं पूछी गई होंगी, उसमें कोई एक बात पूछी गई होगी और आपने सिर्फ वो एक बात ही पॉइंट आउट करनी होगी, ठीक है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले यहां पर हेडिंग लिखनी है डाटा, यहां पे आप डाटा पॉइंट आउट करेंगे, डाटा, ठीक है। तो ये डाटा आपने क्या यहां पे पॉइंट आउट करना है, डाटा के अंदर आपने जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वो एनलिस्ट कर देंगे, और जो इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी वो आपने एनलिस्ट कर देनी है। मिसाल के तौर पर यहां पर आपको हस्बैंड के बारे में क्या बात बताई गई है कि हस्बैंड कैसा है, यहां पर हस्बैंड, हाँ जी, तो हस्बैंड, इसमें ये दो ट्रेड्स का जिक्र हुआ, यानी एक ट्रेड है जिसको हम सपोज करें एल्बिनिज्म का टाइटल दे देते हैं, एल्बिनिज्म, तो एल्बिनिज्म, और दूसरा ट्रेड यहां पर जैसे पीकेयू की बात हुई थी, तो इन दोनों ट्रेड्स के लिए ये हस्बैंड कैसा था, हस्बैंड वाज हेट्रोजाइगस, ये इधर भी हेट्रोजाइगस है, ठीक है, और यहां पर भी हेट्रोजाइगस है। अच्छा, फर्ज करें हेट्रोजाइगस से अगर, तो हम यहां पर सिंबल यूज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर हम सिंबल यूज कर लेते हैं, जैसे इधर हम लिखेंगे की, यहां पर हम हेडिंग देंगे की, तो उसमें हम जो एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म उसको शो करते हैं स्मॉल ए के साथ, ये स्मॉल ए के साथ इसको हम शो करेंगे। जो फर्स्ट ट्रेट है एल्बिनिज्म, यानी स्किन कलर का ट्रेट है, तो एल्बिनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय एल्बिनिज्म, इसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल ए के साथ, और जबकि इसके मुकाबले में जो नॉर्मलनेस है इसकी, द नॉर्मलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ए। अच्छा, दूसरा हमने यहां पर पीकेयू, इसके लिए सिंबल बनाया, सपोज करें पीकेयू वाला जो ट्रेट है, तो पीकेयू को जिसमें ये बीमारी मौजूद होगी तो उसके लिए हम कैपिटल पी यूज कर लेते हैं, और जो नॉर्मल होगा इस केस में, द नॉर्मल इंडिविजुअल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल पी, ठीक है, ये स्मॉल पी और ये कैपिटल पी, तो ये दो सिंबल हम यहां पर यूज कर रहे हैं। सॉरी, पीकेयू चूंकि रिसेसिव है तो उसके लिए स्मॉल पी, और जबकि नॉर्मल डोमिनेंट है तो उसके लिए कैपिटल पी इस्तेमाल करेंगे। ऐसे करके ये सिंबल हम यहां पर यूज कर लेते हैं। चलिए, ये पी जो है ना, थोड़ा सा ये सिंबल ऐसा है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि स्मॉल पी और कैपिटल पी काफी मिलते जुलते हैं, तो हम इसके लिए सिंबल रख लेते हैं बी, ठीक है। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमने सिंबल क्या रखना है, ये एन भी रखा जा सकता है, बी रख लें तो कोई मसला नहीं है। यहां पर सपोज कर लें कि हमने बी रखा है, तो ये पी के यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी और नॉर्मलनेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल बी। इस तरह से ये की पहले आप यहां पर सेट कर देंगे। तो अगर की सेट कर दी तो ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड ये हेट्रोजाइगस है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए, और दूसरी तरफ पी के यू के लिए इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका जीनोटाइप ऐसा है। अच्छा, फिर उसके बाद वाइफ,
वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? तो वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि वाइफ भी हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, और पीकेयू के लिए भी हेट्रोजाइगस है। यानी अगर वाइफ भी हेट्रोजाइगस है तो इसका जीनोटाइप भी कैपिटल ए स्मॉल ए और इधर कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा जीनोटाइप होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो चाइल्ड पैदा होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट चाइल्ड उनके यहां बॉर्न होना है, फर्स्ट चाइल्ड, तो उस चाइल्ड के बारे में 3 बातें पूछी जा रही हैं। चाइल्ड टू बी बॉर्न विद, टू बी बॉर्न विद, नंबर 1, उसमें ए क्या पूछा गया है? बॉर्न विद ए आपसे डिमांड की गई है कि वो पीकेयू के साथ पैदा हो, पीकेयू एक। दूसरा, ये जो फर्स्ट चाइल्ड टू बी बॉर्न विद एल्बिनिज्म के साथ पैदा हो, एल्बिनिज्म, ये बी बात पूछी जा रही है कि उसमें एल्बिनिज्म मौजूद हो, एल्बिनिज्म, पीकेयू के लिहाज से वो नॉर्मल हो लेकिन एल्बिनिज्म मौजूद हो। और तीसरी बात यहां पर ये पूछी जा रही है कि इसी चाइल्ड का आप बताएं कि अगर ये बॉर्न होता है दोनों डिजीजेस के साथ, सी आपने कैलकुलेट करना है, विद बोथ डिजीजेस, बोथ, यानी वो पीकेयू का भी शिकार हो, एल्बिनिज्म का भी शिकार हो, तीनों की आपने प्रोबेबिलिटी वर्कआउट करनी है। तो आप इनके सामने क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। ये चीज है जो वर्कआउट करनी है और ये इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन थी। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, ये डाटा है आपका, ये आपने क्वेश्चन में से चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको इस तरह से पॉइंट आउट कर दिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास ये जीनोटाइप्स जब क्लियर हैं तो आप इनके क्रॉस बनाएंगे। इस बात को कैलकुलेट करने के लिए ये आप हेडिंग देंगे, नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। तो हेडिंग आप देंगे सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन की आप हेडिंग देंगे इस तरह से, और उसमें आप हस्बैंड की हेडिंग दें यहां पर, हस्बैंड, और साथ उसके वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ। ये हमने दोनों इंडिविजुअल्स को पॉइंट आउट कर दिया। उसके बाद इनकी फिनोटाइप्स लिखिए, दोनों की फिनोटाइप्स क्या हैं, साथ साथ हम यहां पर एनालिस्ट करते जाते हैं। ये हमने क्या क्या पॉइंट आउट किया है, इसमें हमने पेरेंट्स को पॉइंट आउट कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले वी हैव पॉइंटेड आउट द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स ये हैं इस वक्त, पेरेंट्स। अच्छा, उसके बाद आपने इनके फिनोटाइप्स को पॉइंट आउट करना है, फिनोटाइप्स। देखो आपने इसी तरतीब से चलना है, फिनोटाइप्स। जैसे हस्बैंड का फिनोटाइप क्या बताया गया था कि हस्बैंड ये एल्बिनिज्म और पीकेयू के लिए, दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है, तो इसका मतलब है दोनों ट्रेड इसके अंदर मौजूद नहीं है, नॉर्मल है। तो दोनों ट्रेड्स के लिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल इसको आप कह लें, दोनों ट्रेड्स के लिए ये नॉर्मल है। यानी इसमें ना तो एल्बिनिज्म है और ना ही इसमें पीकेयू है। और वाइफ भी इसी तरह से ये नॉर्मल, नॉर्मल कहलाएगी। ये इसका फिनोटाइप है। आपको बात समझ में आ रही है भाई? कहीं कंफ्यूजन हो तो फौरन आप पूछ सकते हैं। तो फिनोटाइप बताने के बाद अब आप इनके जीनोटाइप्स को पॉइंट आउट करेंगे। तीसरे नंबर पर आपने इनके जीनोटाइप्स को पॉइंट आउट करना है, जीनोटाइप्स। तो जीनोटाइप्स में आपने क्या लिखा, देखो ये सारे चीजों का ख्याल आप उस सूरत में रखेंगे अगर आपने इसको किसी क्वेश्चन में, थ्योरी वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अदरवाइज आपने अगर एमसीक्यूज के लिए इसको सॉल्व करना है तो आपने शॉर्टकट मारना है और फौरन से आपने आंसर निकालकर अवेलेबल ऑप्शंस में कंपेयर करना है। तो वो अभी आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो आप इजीली इसको फिर इतनी मेहनत किए बगैर जल्दी से सॉल्व भी कर सकें और हो सकता है कि देखते ही समझ जाएं। लेकिन अगर तो ये आप थ्योरी वाले क्वेश्चन में इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये पूरा फॉर्मेट का ख्याल रखना होगा। ये हर एक स्टेप के इस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। जी आदिल साहब क्या पूछ रहे हैं? सर सॉरी सर, वो ना इंटरनेट का इशू हो गया था। आपने दो बार नॉर्मल क्यों लिखे सर, ये करनी फिर बता दें। चूंकि बेटा हम यहाँ पे 2 ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं ना। एक ट्रेड है जो उसकी स्किन से ताल्लुक रखता है, जिसकी एक फॉर्म है एल्बिनिज्म और दूसरी फॉर्म नॉर्मल स्किन है, ठीक है। और जबकि दूसरा ट्रेड वो पीकेयू वाले ट्रेड से ताल्लुक रखता है, वो मेटाबॉलिक ट्रेड है जिसमें अगर वो फिनाइल कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं
तो ऐसी सूरत में डिजीज हो जाती है PKU, और अदरवाइज अगर वो प्रोड्यूस नहीं होते तो वो नॉर्मल होता है वो शख्स। तो इस वजह से ये दो ट्रेड्स की नॉर्मल फॉर्म्स को यहाँ पे शो किया है, नॉर्मल नॉर्मल, और इधर वाइफ में भी ये दोनों ट्रेड्स नॉर्मल स्टेट में मौजूद हैं। समझ आई बात? क्योंकि ये डिजीजेस वाले ट्रेड्स को हम फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसमें जो नॉर्मल है वो डोमिनेंट फॉर्म है, तो इन दोनों के अंदर डोमिनेंट मौजूद है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस स्टेट में है। तो इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका जीनोटाइप भी इसी तरह से कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे। ठीक है, ये जीनोटाइप हो गए। उसके बाद आप इनके गैमीट्स वर्कआउट करेंगे। नाउ यू हैव टू वर्कआउट देयर गैमीट्स, तो आप इनके गैमीट्स बनाइए। मैंने गैमीट्स बनाने का तरीका बताया था। देखो ये जो जीनोटाइप है कितने डिफरेंट गैमीट्स बना सकता है, शाबाश, गेस करें। हाउ मेनी डिफरेंट गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस? 4 डिफरेंट। तो वो 4 डिफरेंट कौन से गैमीट्स होंगे? कैपिटल ए विद कैपिटल बी, कैपिटल ए विद स्मॉल बी, स्मॉल ए विद कैपिटल बी एंड स्मॉल ए विद स्मॉल बी। बिल्कुल इसी तरह के ये 4 गैमीट्स यहां से पॉसिबल हैं। 4 टाइप ऑफ गैमीट्स आर पॉसिबल फ्रॉम दिस इंडिविजुअल। जब आप इस तरह से गैमीट्स ड्राइव कर लें, तो गैमीट्स ड्राइव करने के बाद इनकी पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस वर्कआउट करनी है। पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस, तो अब देखो इनकी पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस, और इन पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस को कैलकुलेट करने के लिए आप वो चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर बनाएंगे। चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर, आपको इस तरह से एक 16 बॉक्सेस का चेकर बोर्ड बनाना होगा, 16 बॉक्सेस का, और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ की गैमेट्स को आप इस चेकर बोर्ड के ऊपर प्लेस कर देंगे। ये आप देखिए इस तरह से 16 बॉक्सेस का ये चेकर बोर्ड बन रहा है, 16 बॉक्सेस, और इसमें जो 4 गैमेट्स हस्बैंड के हैं वो आपने यहां पर प्लेस कर दिए। दीज आर स्पर्म्स, और जो इसमें फीमेल गैमेट्स होंगे उनको आप ये ऊपर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ये चारों गैमेट्स ये स्पर्म्स हैं फ्रॉम द हस्बैंड, और ये 4 गैमेट्स एग्स हैं। ठीक है, दीज 4 आर द एग्स जो कि ये मदर ने कंट्रीब्यूट किए हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप इनकी पॉसिबल फर्टिलाइजेशन देखो, ये कैपिटल ए और इधर कैपिटल ए और कैपिटल बी ऐसे करके इकट्ठा हो गया, और यूं करके आप इसको पूरा सॉल्व कर लें। ठीक है, इसी तरह से ये गैमेट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इसी तरह से ये कैपिटल ए कैपिटल बी, और फिर ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यूं करके ये पूरे का पूरा आप सॉल्व कर लें। जब आपके पास ये सारा सॉल्व हो जाएगा, लेट मी टू कंप्लीट, देखो ये इस तरह से, मैं मिस्टेक करूं तो आप मुझे बताइएगा फौरन से। सर कैपिटल ए आना था सर। किधर कैपिटल ए आना था? सर ये सेकंड लास्ट बॉक्स जो भी आपने बनाया, जो अभी ये बनाया है, देखो ये स्मॉल ए और इधर भी ऊपर ये स्मॉल ए, और ये कैपिटल बी और ये इधर भी कैपिटल बी, यही आना चाहिए बेटा। ये सर सही है, सही बनाया है? ठीक है, सही है आपका, हाँ सही जी। है। ये कैपिटल बी स्मॉल बी, अच्छा ये कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ जी बेटा। तो अब देखें, ये जब आप इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं ना, तो अब आपने 3 चीजें पॉइंट आउट करनी थी। तो वो 3 चीजें क्या थी? 3 चीजें, उसमें से ए था कि आपने चाइल्ड विद PKU आपने तलाश करना है। PKU 16 में से कितनों के अंदर मौजूद है? टोटल 16 चाइल्ड है ना, तो उनमें से कितनों के अंदर ये मौजूद है, तो वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर देखो, ये पहला इंडिविजुअल है, इसमें क्या PKU मौजूद है? PKU उस जगह पर मौजूद होगा। हमने देखो PKU के लिए सिंबल कौन सा यूज किया था?
ये की में देख लें Sir, PKU small के लिए b। स्मॉल बी, तो जहां पर स्मॉल बी होगा वहां PKU होगा। तो स्मॉल बी आपको कहां पे नजर आ रहा है? आप अगर गौर करें, सर 4 टाइम्स। स्मॉल बी ये इस वाले के अंदर आ रहा है, ये PKU का शिकार है। स्मॉल बी इसके अंदर नजर आ रहा है, ये भी PKU का शिकार है। आपको स्मॉल बी इसके अंदर भी नजर आ रहा है, ये भी PKU का शिकार है, और ये भी PKU का शिकार है। लेकिन देखो इसके अंदर PKU के साथ साथ एल्बिनिज्म भी है, तो इस वजह से इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन इसको लिया जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ यहां पे बताना है कि अच्छा हाँ ठीक है, इसमें चूंकि पूछा गया है ना कि सिर्फ PKU, एल्बिनिज्म ना हो, सिर्फ PKU मौजूद हो, तो आपने देखना है कि सिर्फ PKU कितनों के अंदर मौजूद है। तो सिर्फ PKU आपको इस केस में और इस केस में मिल रहा है, तो 3 इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 3 आउट ऑफ 16। 3 आउट ऑफ 16 ये ऐसे। जी बेटा, लास्ट वाला भी है सर। लेकिन उसके अंदर वो एल्बिनिज्म भी तो है ना बेटा, इसमें बोथ है, दोनों है ना उसमें बोथ है सर जी। तो इस वजह से उसको इग्नोर कर देंगे हम यहाँ पे पिक करेंगे कि सिर्फ PKU से जो अफेक्टेड हैं, तो इसमें 3 आउट ऑफ 16 प्रोबेबिलिटी बन रही है। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे पूछी गई थी बी, तो बी चाइल्ड विद एल्बिनिज्म। तो अब आप सिर्फ देखिए एल्बिनिज्म के लिए हमने A सिंबल यूज किया था, तो स्मॉल ए आपको जहां पे मिलेगा वो एल्बिनिज्म का शिकार होंगे। स्मॉल ए सिर्फ स्मॉल ए आपको इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी स्मॉल ए मिल रहा है, और आपको स्मॉल ए इसके अंदर भी मिल रहा है। तो दीज 3 आर अफेक्टेड बाय एल्बिनिज्म ओनली। दूसरा ट्रेड इनमें नॉर्मल है, यानी 3 आउट ऑफ 16 इसकी भी प्रोबेबिलिटी बनेगी। और जो सी आपसे पूछा गया था, सी आपसे पूछा गया था दोनों ट्रेड्स किसके अंदर, कितनों के अंदर मौजूद हैं? चाइल्ड विद बोथ ट्रेड्स। तो दोनों बीमारियां अगर मौजूद हों तो वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल बनता है, 1 आउट ऑफ 16 जिसमें दोनों मौजूद होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। चाइल्ड विद बोथ ये 1/16 प्रोबेबिलिटी रखता है, चाइल्ड विद PKU 3/16, और चाइल्ड विद एल्बिनिज्म। तो ये 3 बातें जो उसने पूछी थी आपसे, वो तीनों का जवाब आ गया। इसको हम यहाँ पर रिजल्ट या आंसर की हेडिंग के साथ पॉइंट आउट करेंगे। इसको हेडिंग कह देंगे, रिजल्ट और आंसर। तो आपका जो रिजल्ट आया है वो ये है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूं। जी आदिल, आप क्या कह रहे हैं? सर जिस तरह आपने वो कल बताया था कि वो जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा कम होती है इंडिविजुअल से, सर ये उसकी मिसाल सामने आ गई है। बिल्कुल देखो, ये कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमेशा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से हमेशा कम होती है। तो 1/16 इज लेस देन 3/16 या 3/16, उससे ये हमेशा कम है। अच्छा देखो, दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? दूसरा तरीका सॉल्व करने का ये था कि आप बजाय इस तरह ये हमने किया डाइहाइब्रिड टाइप के क्रॉस के थ्रू, आपने ये 2 ट्रेड्स को एक साथ फॉलो करते हुए ये सारा क्रॉस परफॉर्म किया ना। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई करेंगे? उसमें तरीका ये होगा कि आप उसमें सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से ये सॉल्यूशन पेश करेंगे, सॉल्यूशन हेडिंग देंगे उसमें, और उसमें इसी तरह से 2 आपने पैरेलली क्रॉस बनाने हैं सॉल्यूशन। जैसे फॉर एल्बिनिज्म, एक आपने फॉर एल्बिनिज्म ये क्रॉस बनाना है, और दूसरा फॉर PKU। जैसे आपने एल्बिनिज्म के लिए जो यहां पे बनाया क्रॉस, तो उसमें हस्बैंड को शो किया, हस्बैंड, और वाइफ को शो किया, और इन दोनों का जो ट्रेट आपने बताया वो नॉर्मल है। एल्बिनिज्म के लिए ये नॉर्मल है और ये वाइफ भी नॉर्मल है, और चूंकि ये हेट्रोजाइगस थे तो आपने इनके जीनोटाइप्स रखे हैं कैपिटल S स्मॉल है, और इसका जीनोटाइप रखा है कैपिटल S स्मॉल है। ठीक होगी बात?
अच्छा, अब आपने इसके गैमीट्स वर्कआउट किए तो 2 टाइप की गैमीट्स यहां से पॉसिबल हैं और 2 टाइप के गैमीट्स यहां से पॉसिबल हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये गैमीट्स आपके पास आ गए तो चेकर बोर्ड के ऊपर आप, अब देखो मैं साथ ही हेडिंग्स नहीं लिख रहा, लेकिन वही वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं जो मैंने यहां पे बताया। पेरेंट्स बनाए, फिनोटाइप्स लिखी, जीनोटाइप्स लिखी, गैमीट्स और फिर पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस। तो आप ये जरूर हेडिंग्स यहां पे लिखा करें, और अगर नहीं भी लिखते कम से कम आपको ये स्कीम यही फॉलो करनी चाहिए कि आप पेरेंट्स लिखें, उनके फिनोटाइप है, जीनोटाइप, फिर गैमीट्स, और गैमीट्स के बाद फिर इनकी पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस आप वर्कआउट करें। तो देखो अब हम पॉसिबल फर्टिलाइजेशंस अगर हम इसकी वर्कआउट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। ये 2 गैमीट्स हमने यहाँ पे प्लेस किए और ये 2 गैमीट्स यहाँ पे प्लेस किए, और अब हमारे पास आंसर ये आया। देखो यानी इसमें एल्बिनिज्म के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 1/4। आंसर क्या है? 1/4। तो 1/4 ये आंसर हमारे पास आ रहा है अगर सिर्फ ये एल्बिनिज्म को हमने वर्कआउट करना हो। ठीक है। और दूसरी तरफ PKU को अगर हमने वर्कआउट करना हो, PKU को, तो आंसर क्या आता है? आंसर हमारे पास इसी तरह से हस्बैंड एंड वाइफ, और इसी तरह से ये नॉर्मल है, इसके लिए ये भी नॉर्मल है। इसके लिए जीनोटाइप कैपिटल B स्मॉल b, इधर भी कैपिटल B स्मॉल b, इसके भी 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे यहां पर, और यहां से भी 2 टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं। और इन गैमेट्स को फर्टिलाइज करवाने के लिए उसी तरह से चेकर बोर्ड आप बनाएं, और इस चेकर बोर्ड में रख के आप इनको जब रैंडमली फर्टिलाइज करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से बनता है। ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और ये अफेक्टेड होगा स्मॉल b। तो यहां पर भी चांस आया 1/4। लेकिन आप देखो कि ये जो एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ये ऐसा है जिसमें दोनों ट्रेट मौजूद होंगे। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो ऐसी सूरत में सिर्फ एल्बिनिज्म आने का जो चांस था वो कितना था? जैसे अच्छा, दोनों को अगर हमें इकट्ठा सॉल्व करना है कि एल्बिनिज्म और PKU दोनों मौजूद हों तो वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी थी एल्बिनिज्म की, एल्बिनिज्म, और ये PKU की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी थी, PKU, और इन दोनों को जब आप क्रॉस करें, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका चांस कितना आ जाएगा? 1/16। तो 1/16 उसकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी थी वो आ गई। अच्छा, अब देखो इनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो क्यों वेरी कर रही है? वो इस वजह से वेरी कर रही है कि ये जो हमने यहां पर प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, 3/16 और ये 3/16, असल में हमने इस इंडिविजुअल को इग्नोर किया है, इस वजह से ये 3/16 है। अगर आप ये इसको भी शामिल कर लेते हैं मिसाल के तौर पर कि भाई इसमें अगर हम सिर्फ एक ट्रेड के लिहाज से देखें तो PKU मौजूद है, और इसमें दूसरे ट्रेड के लिहाज से देखें तो इसमें एल्बिनिज्म मौजूद है, तो इस लिहाज से अगर इसको भी शामिल कर लें तो 4/16 बनेगा। 4/16 का मतलब है 1/4। तो वो जो यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी ये वाली, तो वो बिल्कुल सेम वो बन जाती है। सही है। और इसको अगर हमने इस तरह से आपस में प्रोडक्ट रूल के जरिए मल्टीप्लाई कर दिया तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जो आपको मेथड बताया, या फिर आप दूसरा ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स के जरिए इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व तब किया जाता है जब आपको ये किसी क्वेश्चन के अंदर दिया जाए थ्योरी वाले पेपर में कि आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करें। लेकिन जब आपसे MCQs की फॉर्म में ये बात पूछी जाएगी तो वहां पर फिर जाहिर है कि इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। वहां पर आप सिंपली ये देखो कि अगर ये दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो ऐसी सूरत में रिसेसिव फिनोटाइप के आने का चांस 1/4 होता है।
ये अंडरस्टूड है, सही है। और इसी तरह से अगर दोनों ट्रेट के लिए ये हेट्रोजाइगस हैं तो दोनों रिसेसिव फॉर्म्स के आने का चांस 1/4 है, और मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से, यानी ये वाली बातें आप फौरन से माइंड कैलकुलेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, और जो ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें से आप राइट ऑप्शन को पिक कर सकते हो। उसमें फिर ये सारे का सारा इस तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।